में जोड़ते हैं। और अविनाश जी, आप भी क्या यही मानेंगे कि अपसाइड लिमिटेड है बाजार में, और फिलहाल जो आज हमें थोड़ी मुनाफा वसूली बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है, आपसे बात भी हुई थी पिछले दिन, आपने कहा था कि हाई लेवल्स पे हमेशा हम मुनाफा वसूली का हम सेशन देखते हैं, तो अब ये कहाँ कहाँ फैल सकता है? बैंक निफ्टी में तो फिलहाल थोड़ा सा दबाव ऊपरी सरों से हमें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट टेकिंग क्या और गहरा सकती है? गुड मॉर्निंग कविता। देखिए, मुझे लगता है कि बाजार में प्रॉफिट टेकिंग रेगुलरली होती रहेगी, क्योंकि बाजार में वन साइडेड एक्शन होता नहीं है। और जैसे सभी को पता है कि मार्केट छोटे समय में बहुत जल्दी भाग चुका है। तो अभी जो भी रैली आती है, उसके बाद एक ऐसा भी फेज आएगा जब थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली होगा, और ये क्लियरली एक प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि बजट आने वाला है। बजट के पहले ही बाजार भाग चुका है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट के प्लेयर्स जो है वो थोड़ा सा अपना कैश पोजीशंस ऐड कर रहे हैं। बट डेफिनेटली ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। अच्छी कंपनीज अगर सस्ते वैल्यूएशंस पे मिलती है, तो डेफिनेटली जिस प्रकार का अभी कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, दैट इज अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए, प्लस जिस प्रकार से अभी मैक्रो नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ 7-8% की बात चल रही है, जीएसटी के आंकड़े भी बहुत पॉजिटिव है, तो ये बात का संकेत है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी कंडीशन में है। ऑब्वियसली जो बजट में आएगा वो थोड़ा-सा एक सेंटिमेंटल बूस्टर रहेगा, बट मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बड़ा नेगेटिव या कोई बड़ा संकेत हमको ड्रॉ करना चाहिए कि मार्केट गिर रहा है तो पैनिक होना चाहिए। अभी मार्केट ऊपर-नीचे होता रहेगा, और आई थिंक ये अच्छे मौके रहेंगे अच्छी कंपनीज़ आपको पोर्टफोलियो में एक्युमुलेट करने के। कंपनियां होंगी, हमारे एक्सपर्ट्स आपको लगातार सलाह देंगे अब अगले 1 घंटे। दर्शकों से जुड़ते हैं, अंकित मिश्रा हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर हैं। अंकित नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम गुड मॉर्निंग। मेरा एज 33 है। मैं नेक्स्ट 25 to 30 इयर्स के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर ऑन अ मंथली बेसिस अराउंड 200 शेयर्स एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ। फिलहाल 2000 शेयर्स हैं। तो उस पे व्यू जानना था। ठीक है, आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आपकी फिलहाल एवरेज प्राइस 48 है, राइट? हाँ, फिलहाल एवरेज प्राइस 48 है। और कब तक आप एक्यूमुलेशन बोल रहे हैं, तो मैं ये समझ रही हूँ कि शायद आपका निवेश का नजरिया होगा। हाँ जी, मैं नेक्स्ट 25 इयर्स तक के लिए मैं इसमें हर महीने 200 शेयर्स परचेज करना चाहता हूँ। वेरी गुड। मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे दर्शक होते हैं जो इतना योजनात्मक तरीके से किसी स्टॉक के ऊपर अपनी रणनीति को बैठाते हैं। और अविनाश, 48 इनकी बाइंग प्राइस है, फिलहाल तो ये मुनाफे में भी हैं, लेकिन इनका नज़रिया बहुत लंबा है। आई एम श्योर इसके अलावा भी ये शायद डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे दूसरे स्टॉक्स में, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है स्टॉक खरीद रहे हैं। इनकी चॉइस बताइएगा कैसी है अविनाश? देखिए, पहली बात तो इन्होंने जो स्टॉक चुना है वो काफ़ी अच्छा है मेरे ख्याल से। देखिए, अगर नज़रिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, और जब हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तभी बहुत कम ऐसे रिटेल निवेशक होते हैं जो इतना लंबा सोचते हैं। बट मेरा एक ही रिक्वेस्ट है इस इन्वेस्टर को। देखिए, 25-30 साल की बात तो बहुत आगे की है, यहाँ तक तो प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। बट अगले 5 साल का अगर आपका व्यू है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको अच्छी खासी कमाई मिलेगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अभी भी आपके फेवर में है। बैंकिंग सेक्टर में स्मॉल फाइनेंस बैंक इंक्रीजिंगली अपना फोकस बढ़ा रहे हैं, और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो उन्होंने चुना है, नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आ गए। तो मेरे ख्याल से आई थिंक डेफिनेटली यू कैन फॉलो दिस स्ट्रेटजी, नो डाउट अबाउट इट। बट मेरे ख्याल से 5 साल के ऊपर व्यू देना ज़रा डिफिकल्ट होगा, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पॉजिटिव है। तो ही कैन कंटिन्यू विद दिस स्ट्रेटजी, और अच्छे खासे रिटर्न्स उनको जरूर मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। हमारे दर्शक जिनका सवाल हम लेंगे, शायद ये फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। श्रीकांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? श्रीकांत, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए सर, आपका सवाल शो पे लाइव ले रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट आपको सुन सकते हैं। आपने कौन सा स्टॉक लिया है, किस भाव पर? मोस्टिप लिया था, मोस्टिप। और आपकी बाइंग प्राइस क्या है? 300 रुपीज। अभी हाल ही में लिया है क्या? हाँ, हाल ही में लिया है। कब तक रुकना चाहते हैं इसमें? अभी मार्केट देख के अभी हमको नहीं मालूम पड़ रहा है, इसके लिए आपको पूछा गया है। चलिए, तो स्नेहा, एक नियर टर्म आउटलुक हम इनको दिलवा देते हैं। 298 फिलहाल चल रहा है, इनकी बाइंग प्राइस 300 है, और क्लियरली सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में एक जाना माना नाम इस पूरे क्षेत्र में। बताइए क्या कहेंगी आप? नियर टर्म आउटलुक स्टॉप लॉस के साथ बताइएगा। कविता, सॉरी बट मैं काउंटर ट्रैक नहीं करती हूँ। ऑलराइट, अविनाश?
इनफैक्ट कविता, मुझे लग रहा है कि देखिए अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म है, तो मॉस्चिप बेसिकली इसलिए थोड़ी सी एक्शन में है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर के चिप्स में थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो इसीलिए आई थिंक मार्केट को ये स्टॉक काफी पसंद आ गया है। नंबर्स भी काफी थोड़े से पिछले क्वार्टर के मैं देख रहा था, थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिली है। और आगे मेरे ख्याल से जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल सेमीकंडक्टर के इंडस्ट्री में हमको दिख रहा है, इसका फायदा डेफिनेटली मॉस्चिप को मिलेगा। बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत समय के बाद चली है, तो मेरा तो मानना है कि अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है, तो ही अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि ये स्टॉक निचले लेवल से काफी चल चुका है और इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। तो अगर ये पैसा बनाना चाहते हैं, तो टाइम फ्रेम कम से कम 12 से 15 महीने का रखिए, तो ही आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। अविनाश जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमें अगले दर्शक को जोड़ते हैं। शरद जी जुड़ रहे हैं। शरद जी बताइए, क्या है आपका सवाल? Sir, thank you for first of all being our investor, like those who are very few time for search and all these things. तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग कंसर्न करते हैं। तो सर मेरा सवाल है दो। एक है बीएससी लिमिटेड, मेरे पास है करीब 50 शेयर एट द रेट ऑफ 900। मैंने मतलब एसआईपी के माध्यम से किया हुआ, कभी 10 कभी 15। और सुजलॉन के शेयर हैं करीब 1830 अभी, और वो एट द रेट ऑफ 29। तो क्या मैं इसमें अभी करंटली और अधिक इन्वेस्ट करूं या क्विट करूं या कि कंटिन्यू रहूं? जी बिल्कुल। और आपका और नजरिया कितने समय का? आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं इसे या लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं? नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है। जी ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं। अविनाश जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। बीएससी की इनकी खरीदारी है 900 रुपये के भाव से और सुजलॉन में है कुछ 29 रुपीज़ के भाव से। तो यहाँ पे क्या लगता है, इससे और भी यहाँ पे तेज़ी दिख सकती है या यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने की सलाह दी जा सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से बीएससी तो ये होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बीएससी प्लेटफॉर्म बिजनेस है और हमने देखा है कि अभी अगले साल होपफुली एनएससी का आईपीओ होगा, तो वो बीएससी पे ट्रेड करेगा। प्लस इनका म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म स्टार म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। डेरिवेटिव वॉल्यूम्स भी अभी बीएससी पे काफी अच्छी तरह से बढ़े हैं और जिस प्रकार की वाइब्रेंसी आपको कैपिटल मार्केट में दिख रही है, इसका डेफिनेटली बेनिफिट दोनों एक्सचेंजेस को मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर नजरिया 1.5-2 साल का है, तो यहाँ से भी अच्छा खासा मुनाफा होगा और प्लस इनकी क्वांटिटी बहुत छोटी है, 50 शेयर है, तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। रही बात सुजलॉन की, तो देखिए मुझे लगता है कि इन्होंने ऑलरेडी काफी अच्छा गेन ऑलरेडी बनाया। 28 रुपए का शेयर इनका करीबन 53-54 चल रहा है, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर ले और मेरे ख्याल से बाकी की क्वांटिटी होल्ड करे, अपना कैपिटल निकाले और बैलेंस क्वांटिटी जो बनेगी वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी। तो ये स्ट्रेटेजी लेके यहाँ पे काम करे, बट डेफिनेटली यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अगले 1.5-2 साल के काफी अच्छे हैं, क्योंकि ऑर्डर बुक बड़ी है और होपफुली कंपनी अभी प्रॉफिटेबल होगी। तो शरद, आपका एक बार फिर से शुक्रिया। आपने हमारी हौसला अफजाई की, हमारे काम को सराहा और यही हमारे लिए एक तरह से ऊर्जा है। हमारी कोशिश यही है शेयर बाजार सबका अधिकार के जरिए कि हर आम इन्वेस्टर के हाथ मजबूत करें। और जिस तरह से अविनाश जी ने आपको सलाह दी, आप यकीन मानिए इससे अच्छी सलाह आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ईटी नाउ स्वदेश पर हम बहुत ही स्पष्ट और आसान भाषा में हमारे एक्सपर्ट आपको हर चीज़ आपके सामने रखते हैं और आपके दोनों स्टॉक पर आपकी जो भी शंकाएं हैं, उम्मीद है कि उसकी शंका का समाधान हुआ होगा। आगे भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रमोद जी को जोड़ते हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। प्रमोद जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं सर पठानकोट से बोल रहा हूँ सर। मेरे 2 स्टॉक हैं जी। मेरा पहला स्टॉक है सर भारती एयरटेल है, वो जो उस दिन हाई पे गया था तो मेरा खरीदे 1500, मैं लॉन्ग टर्म होल्डर हूँ। और दूसरा है अवंती फीड सर, ठीक है, और वो मैंने लिया है 640 पे 200 शेयर सर। ठीक है, दोनों ही स्टॉक जो हैं आपने ऊपरी स्तरों पर लिए हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। चूंकि लंबी अवधि का नजरिया, तो मुझे एक बार फिर अविनाश जी आपके पास ही आना पड़ेगा। एयरटेल इन्होंने जो हाल में उछाल आया उसमें खरीदारी की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 1500 के ऊपर खरीदारी की है। 640 रुपए के भाव पे इन्होंने अवंती फीड्स को खरीदा हुआ है। इन दोनों स्टॉक पे बताइए, लॉन्ग टर्म के नजरिए से लंबी अवधि के हिसाब से क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, कितना वक्त देना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए भारतीय एयरटेल इन्होंने थोड़े ऊपरी लेवल पे जरूर लिया है, लेकिन अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है, तो देखिए टेलीकॉम सेक्टर में प्राइसिंग पावर वापस आ रही है, प्लस 5G रोल आउट हो रहा है। तो ऐसी कंपनीज में आपको कम से कम मिनिमम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेके काम करना है, तो ही रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबली आपके फेवर में आएगा।
और भारती एयरटेल तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने कंपटीशन को मैनेज किया है, अभी उन्होंने भी एक टैरिफ हाइक किया है, तो उसका भी असर आपको आने वाले क्वार्टर के नंबर में जरूर देखने को मिलेगा, पॉसिबली सेकंड क्वार्टर में। तो यहाँ पे निवेशित रहिए। आई थिंक 50-60 रुपया ऊपर नीचे होने से कंपनी खराब नहीं होती और आपको डेफिनेटली अच्छा पैसा बनेगा, प्रोवाइडेड आप टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें। दूसरा शेयर कौन सा था इनका प्रशांत, इफ यू कैन प्लीज? अवंती फीड्स था सर। 640 के भाव पे इन्होंने अवंती फीड्स में निवेश किया हुआ है। देखिए, अवंती फीड्स काफी बड़ा प्लेयर है एक्वाकल्चर में। ये फीड के ऊपर फोकस करता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत जो मुझे लगती है वो ये है कि ये बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी है, काफी अच्छे मार्जिन है और उनका मेन मार्केट यूएस मार्केट है और जो अभी काफी हद तक टर्न अराउंड हो चुका है और अभी डिमांड वापस बढ़ रही है, तो ज्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। मेरे ख्याल से आने वाले बजट में भी हो सकता है कि फूड प्रोसेसिंग को लेके, एक्वाकल्चर को लेके कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स आए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कम से कम 12 से 15 महीने का व्यू रखिए, अच्छी खासी कमाई होगी। थोड़ा सा टाइम फ्रेम यहाँ पे निवेशित रहना काफी जरूरी है। आगे अगली कॉलर को जुड़ते हैं। दिशा जैन हमारे साथ हैं आगरा उत्तर प्रदेश से। दिशा, गुड मॉर्निंग। पूछिए किस स्टॉक पे आप सवाल है आपका? Sir, good morning. Sir, I have Bombay Dyeing at 3,000 shares at the rate 179.90. तो सबसे पहले तो दिशा आपको बधाई हो, क्योंकि बहुत ही शानदार स्तरों पे आपने स्टॉक में एंट्री की है। अब हमें ये बताइए कि आप और कितना रुक सकती हैं या आपका सीधा स्पेसिफिक सवाल इस पे क्या होगा? सर 1 ईयर और वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 साल के नजरिए से अविनाश जी अच्छे लेवल पे बॉम्बे डाइंग में इन्होंने एंट्री की है। 179 की बाइंग है। अच्छे खासे क्वांटिटी में भी इन्होंने स्टॉक को खरीदा है और उसकी वजह से इन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ आज हम स्टॉक पे देख रहे हैं कि लगभग 2% का दबाव नजर आ रहा है। 1 साल के नजरिए से बॉम्बे डाइंग कहां तक जा सकता है? प्रशांत, मुझे लगता है कि देखिए, बॉम्बे डाइंग एक ऐसा स्टॉक है जो ज्यादातर अपने रियल एस्टेट बिजनेस को लेके काफी चर्चा में है और यही कारण है कि देखिए, टेक्सटाइल बिजनेस की बात करें तो मार्जिन प्रेशर है, वहां पे कोई ज्यादा ग्रोथ दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर हम उनके रियल एस्टेट लैंड बैंक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि बॉम्बे में इनके पास काफी बड़ा लैंड बैंक है और ये डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो आने वाले साल 1.5 साल में अगर ये फ्रक्टिफाई होता है और होपफुली जल्दी से इसके रिजल्ट्स आपको नंबर्स में दिखते हैं, तो डेफिनेटली इसमें अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी। तो इन्वेस्टर को मैं यही कहूंगा कि 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम लिखिए, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट इंडिया में अभी बहुत जोर से चल रहा है। स्पेसिफिकली बॉम्बे मार्केट में तो तेजी बहुत मजबूत है, इन्वेंट्रीज काफी बिक रही है। एक बार ये लैंड बैंक कन्वर्ट होती है प्रॉपर्टी एसेट्स में, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि बॉम्बे बैंक को काफी फायदा होगा। तो आई थिंक इट इज बेटर टू होल्ड, बट टाइम फ्रेम थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखें। आगे और कुछ यूट्यूब के सवालों को शामिल करते हैं। तोमर जी हैं एक, जिन्होंने अपना नाम पूरा नहीं बताया है। उनका सवाल अशोक लेलैंड पे है। हालांकि उन्होंने कोई नज़रिया नहीं बताया है और ना ही ये बताया कि उन्होंने इसमें ख़रीदारी की है या ख़रीदारी करना चाहते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो शायद इस स्टॉक में ख़रीदारी करना चाहते हैं। अविनाश जी बताइए, अशोक लेलैंड इन लेवल्स पे क्या ख़रीदारी करने की सलाह रहेगी या किसी और ख़ास रणनीति के तहत स्टॉक में एंट्री की जा सकती है, या अगर इसके अलावा इसी रेंज में कोई और बेहतर विकल्प है तो वो भी सुझाएं? देखिए, मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड अगर नजरिया आपका कम से कम 6 to 12 मंथ्स का है तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। कंपनी नॉट ओनली कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में है लेकिन डिफेंस में भी काफी बड़ा प्लेयर है और अनुमान है कि आने वाले बजट में डिफेंस को लेके बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे तो कंपनी को कहीं ना कहीं जरूर बेनिफिट मिलेगा। प्लस एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफी बड़ी मात्रा में अभी एक्सपोर्ट बसेस भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो 260-270 का एक नियर टर्म का फेयर वैल्यू बन सकता है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए। मेरे ख्याल से अगर खरीदना भी है इस लेवल पे तो थोड़ा थोड़ा करके SIP के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा निवेश यहाँ पे ये कर सकते हैं। 6 से 12 महीने का नजरिया रखिए और एक विशेष रणनीति अविनाश जी ने आपको सुझाई है, उस हिसाब से स्टॉक में आगे बढ़िए। बढ़ते हैं आगे, एक अहम खबर आपके लिए लेकर आते हैं। सरकार आने वाले बजट में LPG सब्सिडी का दायरा बढ़ा सकती है। पूरी खबर के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। जी प्रकाश, बताएं आखिर क्या है जानकारी, सीधा आम उपभोक्ता से जुड़ी हुई है ये? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आगामी बजट में, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट होगा, उसमें LPG सब्सिडी का जहां तक सवाल है
उसी फाइनेंशियल साइज को बरकरार रख सकती है जिसकी घोषणा अंतरिम बजट में की गई थी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि खासकर ये 2 वजहों से होगा। पहला तो ये कि सरकार जो है एक तो डायरेक्ट एलपीजी सब्सिडी के तौर पर जो ट्रांसफर किए जाते हैं कस्टमर्स के खाते में, उसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, और दूसरा फ्री एलपीजी कनेक्शन के लिए कनेक्शन के ऊपर जो कॉस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बेयर कर रही हैं उसकी भी अदायगी सरकार करेगी। इसके लिए करीब 9,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन जो है वो पूर्ण बजट में किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार 300 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला कस्टमर्स को देती है, और ये 300 रुपए की अदायगी जो है शुरुआत में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज करती हैं, और उसके बदले में सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। करीब 2,000 करोड़ रुपए की सहायता जो है सरकार चालू वित्त वर्ष में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कर चुकी है, और बाकी की रकम की अदायगी जो है आने वाले दिनों में की जाएगी, और इसका एलोकेशन आगामी बजट में किया जाएगा। जहां तक फ्री एलपीजी कनेक्शन का सवाल है, करीब 70 लाख नए कनेक्शन देने हैं, जिसकी घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है इस स्कीम के तहत। लिहाजा वित्त वर्ष 2026 तक इस स्कीम का बेनिफिट कस्टमर्स ले सकते हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फाइनेंशियल सपोर्ट जारी रखेगी। जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमें सूत्र बता रहे हैं वो ये कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस वक्त बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन में हैं, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी की वजह से अब उन्हें पेट्रोल डीजल पर कोई घाटा नहीं हो रहा है उसकी बिक्री पर। अब एलपीजी की बिक्री पर भी कोई घाटा नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 महीने पहले तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को करीब 150 रुपए प्रति सिलेंडर की बिक्री पर उनको घाटे का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब उन्हें कोई घाटा नहीं हो रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस कंट्रोल में है काफी समय से, लिहाजा ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिस वक्त बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन में है, और जो प्रीवियस लॉसेस है उसको भी रिकवर कर लिया है। तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी सरकार की तरफ से मिलेगा, और जो उन्हें अंडर रिकवरी हो रही थी अभी उस अंडर रिकवरी का सामना उनको नहीं करना पड़ रहा है। शुक्रिया प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। समय कम है, फटाफट से अविनाश जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये खबर भी आपने देखी, एलपीजी सब्सिडी का जो दायरा है वो सरकार बढ़ा रही है। इसके हिसाब से अगर हम स्टॉक्स को ट्रैक करें तो वो किन पे इंपैक्ट आपको नजर आ सकता है, कहां नजर रखनी चाहिए? अविनाश जी अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो खबर है ये डेफिनेटली सारे जो नेचुरल गैस प्लेयर्स है प्लस जो एलपीजी में ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि एलपीजी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होता है, तो पेट्रोनेट एलएनजी है, उसके बाद दूसरे जो गैस प्लेयर्स है वहां पे फोकस करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए गवर्नमेंट सब्सिडी इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि गैस का कंजम्पशन उनको बढ़ाना है, उनको थोड़ा सा और उसको पॉपुलर करना है। तो आई थिंक मोर स्पेसिफिक डेटा आने के बाद ही आई थिंक कितना इम्पैक्ट कौन सी कंपनी पे आएगा ये कहना शायद ठीक रहेगा। बट डेफिनेटली आई थिंक जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है प्लस जो गैस रिलेटेड कंपनीज है, जैसे मैंने कहा कि एलपीजी डायरेक्टली तो कोई ऑफलोड नहीं करता है, बट एक कंपनी है, छोटी कंपनी जो कॉन्फिडेंस पेट्रो नाम की कंपनी है, इसको भी शायद बेनिफिट होगा क्योंकि ये भी एलपीजी मार्केटिंग अपने 3-4 स्टेट्स में करती है। तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक कहना भी मुश्किल है, बट डेफिनेटली सारे प्लेयर जो एलपीजी में काम करते हैं इनके लिए काफी पॉजिटिव बात रहेगी। इसके मुताबिक नजरिया आप अपना बांध सकते हैं और यहाँ पे रणनीति बना सकते हैं।